संतुलन का समीकरण में इस बार हम दरअसल ये बात कर रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव में बहुत तरह के एजेंडा सेट करती हैं, जन घोषणा पत्र बनाती हैं। हमको लगता है कि जिस सिविल सोसाइटी है उसको इस तरह का दबाव राजनीतिक दलों पे भी बनाना चाहिए कि यदि हमारे राज्य में, हमारे विधानसभा में अपराध बढ़ रहे हैं या अपराध की स्थिति क्या है, अपराधियों को कौन संरक्षण दे रहा है, और यदि हम विधायक बनते हैं या हमारी सरकार आती है तो हम जो अपराध है उसको कैसे कम करेंगे, और जो कानून है उस कानून का क्या पालन हो रहा है। यदि बच्चे नशे की लत में जा रहे हैं तो हम ये पार्टी पे नहीं छोड़ना चाहते कि ये पार्टी थी तो वो नशा मुक्त कर देगी, ये पार्टी है। हम ये जानना चाहते हैं कि, और ये बहस करना चाहते हैं कि अगर राजनीतिक दल जब अपना जन घोषणा पत्र बना रहे हैं तो वो अपराध को नियंत्रित करने, चाहे वो बाल अपराध हों, चाहे वो स्त्रियों के खिलाफ अपराध हों, उनके लिए उनके दिमाग में क्या है। मौजूदा दौर में आप कह सकते हैं कि ये इनकी सरकार है इसलिए इसमें अपराध बढ़ गया है, पर आप सच्चाई जानते हैं कि अपराध अचानक से नहीं बढ़ते हैं, अपराध धीरे धीरे बढ़ते हैं और समाज उसमें जो उसकी भूमिका होनी चाहिए, जो हस्तक्षेप करना चाहिए, वो नहीं करता। अभी हम देख रहे हैं कि नए किस्म के अपराध हो रहे हैं, वो साइबर अपराध है, उसमें पढ़े लिखे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर अभी हम बलात्कार की घटना देखें हमने, तो मैंने कहा कि उसमें एक मैनेजर इन्वॉल्व था। मतलब ये नहीं कह सकते कि समाज का गैर पढ़ा लिखा या आपराधिक किस्म का आदमी इन्वॉल्व है, बहुत तरह के लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो क्या समाज, परिवार, ये सब भी उस पर एक दबाव बनाएंगे? क्या राजनीतिक पार्टियां भी इस तरह की बात करेंगी? चुनाव में अक्सर बात होती है कि उनके धन बल और बाहुबल का भी लोग उपयोग करते हैं। बहुत सारे आपराधिक किस्म के लोग भी किन्हीं ना किन्हीं तरह से राजनीतिक संरक्षण पाके ही वो चौड़े होते हैं। तो ये सारी बातें हैं जिसमें हम एक गंभीर विमर्श करना चाहते हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि अभिनीत जो है वो अपने सवाल से राजीव जी से जो बात करना चाहते हैं करें। राजीव अग्रवाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजीव जी, आपका एक लंबा राजनीतिक करियर रहा है और आप राजनीति से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ में आप काफ़ी समय से रह रहे हैं, रायपुर में आपका एक लंबा समय बीता है, तो हमारा प्रदेश जो है आपसी सौहार्द और भाईचारे के लिए जाना जाता था, एक शांतिप्रिय प्रदेश है बोलते हैं लोग। तो लेकिन अचानक से ये जो कम्युनल हिंसा बढ़ रही है हमारे यहाँ, उसके क्या कारण मानते हैं आप? देखिए, अगर इसके मूल में आप जाएंगे जी, तो सूखा नशा और गीला नशा, ये दोनों बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभा रहे हैं। जी, हम एक बार सुना करते थे उड़ता हुआ पंजाब, जी, जी, लेकिन अब इसको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होती कि ये छत्तीसगढ़ उड़ता हुआ छत्तीसगढ़ बनने जा रहा है, बल्कि हो गया है। आज कोई भी युवा हो, वो युवा की ओर अग्रसर बाद में होता है और नशे की लत उसको पहले लग जाती है। मैंने कई बार मॉर्निंग वॉक में देखा है, छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल 12 साल की होती है और वो दारू की दुकान के आसपास मंडराते हैं, खाली बोतलों को उठाते हैं और जो थोड़ी थोड़ी उसमें 2-2 4-4 बूंद होती है एक शीशी में इकट्ठा करते हैं और उसको वो पीते हैं। तो हमारा समाज किस ओर जा रहा है, इसकी ओर हमको ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें सरकार, शासन और प्रशासन अपनी महती भूमिका निभाते हैं और उनको इससे मुंह मोड़ करके जा नहीं सकते। वो क्या कारण है कि चुनाव आने के बाद 1000 से 1500 हमारे ऐसे मवाली, हमारे गुंडे गिरफ्तार होते हैं, लेकिन वो आम दिनों में खुलेआम घूमते हैं। तो ये किसकी नाकामी है? ये पुलिस प्रशासन की नाकामी है, जो शासन कर रहे हैं उनकी नाकामी है। क्या कारण है कि गांजा लगातार हमारे बॉर्डर से लगातार आ रहा है और पुलिस उसको पकड़ती है? तो क्या हम उसको, वो आए नहीं, क्या हम इस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते? ऐसा क्या कारण है कि सूखे नशा, चाहे आप घड़ी चौक पर चले जाइए, चाहे आप शास्त्री चौक पर चले जाइए, चाहे आप राजकुमार कॉलेज के सामने एरिया में चले जाइए, आपको सूखा नशा बेचते हुए आपको लड़के मिल जाएंगे और आम दिनों में मिल जाएंगे, आम समय में मिल जाएंगे। आपको खाली आवश्यकता है पैसा निकालने की। पान की दुकान में नशा मिल रहा है, ये पहली बार हो रहा है। राजीव जी, जैसे अभी अपन ने शराबबंदी पे बात की, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। भाजपा का लगातार आरोप रहा है
कि कांग्रेस ने गंगा जल पे हाथ रख के कसम खाई थी कि वे शराबबंदी करेंगे, तो शराबबंदी नहीं हो पाई भाजपा के हिसाब से। जैसे बोलना है, शराबबंदी हमारे प्रदेश में अभी तक नहीं हो पाई है, लागू नहीं हो पाई। लेकिन कई ऐसे प्रदेश हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे भी अभी तक शराबबंदी नहीं लागू हो पाई है। तो इसके ऐसे क्या कारण है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जी ये कभी नहीं कहा जी कि हम पूर्ण शराबबंदी करेंगे। जी आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देख लीजिए, और ये संभव भी नहीं है। जी लेकिन हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी। ये छोटे बच्चों के हाथ में नहीं जाए, जी, जी। ये गांव गांव में नहीं बिके, ये कोचियों के मार्फत नहीं बिके, ये सब्जी की दुकान पे नहीं बिके, ये किराने की दुकान पे नहीं बिके, ये पान की दुकान पे नहीं बिके। हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बखूबी इस ओर काम किया और था। आपको ऐसा लगता है कि शासन प्रशासन किसी का भी हो, सरकार किसी की भी हो, लेकिन अगर जैसे शराबबंदी या नशा मुक्ति के लिए किसी भी पार्टी को एक ऐसा संकल्प लाना चाहिए और अपने एजेंडे में उसे रखना चाहिए चुनाव के समय में कि इस पे रोकथाम करेंगे या ऐसा कुछ संकल्प पारित करें, वो कुछ ऐसा किया जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जी हमेशा से इस ओर ध्यान देती है जी कि नशा एक सामाजिक बुराई है, और ये नशा जिस भी समाज में होगा वो समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। इसलिए आपने देखा है, मैं बतला भी रहा हूँ और आपने खुद इसको समझा होगा, मिश्रा जी तो खुद सरकार के अंग थे उस समय, शासन के अंग थे, कि हम सने शने शराबबंदी की ओर बढ़ रहे थे। मेरी कई बार इस विषय में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब से भी मेरी बात हुई, तो डॉक्टर साहब का एक कहना था कि यदि हम एकदम से बंद कर देंगे तो लोग सूखे नशे की ओर ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो इसलिए इसको अपन शने शने बंद करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी उस ओर बढ़ रही थी। सवाल यह आ रहा है कि सूखा नशा कांग्रेस शासन आने के बाद इतनी तीव्र गति से बढ़ा क्यों, बढ़ा कैसे, कौन लोग हैं उसके पीछे, वो अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए, उसके पीछे क्या किसी ने नैतिक साहस दिखाया पकड़ने का? जब हमारा कोरोना काल में, हमको याद है, जहां पर राशन दुकानें बंद थी, वहां पर हम शराब घर घर पहुंचा रहे थे। ये क्या है? कैसा शासन है, कैसा प्रशासन है, क्या करना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है समाज को? धन्यवाद राजीव जी। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह तोमर जी जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और काफ़ी सारे सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं, लगातार प्रयासरत हैं आप सामाजिक उत्थान और कार्यों के लिए। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे राजनेता हैं, इनको जो आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हमें हमारे राजनेताओं के कभी अगल बगल दिखाई देते हैं, तो आपको लगता है कि राजनेताओं को भी ऐसे लोगों से एक दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि उनकी इमेज में कोई फर्क ना पड़े? देखिए, सबसे पहले तो यह कि अपराध किस श्रेणी का है। जी। अपराध लगभग लोगों के कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ अपराध हर व्यक्ति के साथ में लगा हुआ है। जी जी। आप जो है गाड़ी से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, जी, एक्सीडेंट होने का अपराध हो गया, जी जी, आपके ऊपर केस हो गया, उनके ऊपर भी केस हो गया। जी जी, तो अपराध की एक श्रेणी होती है। जी। अपराध किस श्रेणी का है? अगर वह अपराध सामाजिक रूप से भी छोटे छोटे अपराध होते रहते हैं, तो उनको आपराधिक श्रेणी में मैं तो यही समझता हूँ कि वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता। प्रदर्शन ही हम मान ले, जैसे कि तो उसी में कई बार हमारी अब बहन जैसे ने, हमारे राजनीतिक पार्टी से आप लोग सब जुड़े हुए हैं, तो धरना प्रदर्शन में भी कई बार एफआईआर हो जाती है, जैसे हमारी बहन जिसका उल्लेख किया जाता है। हमारी पार्षद बहन है हमारी जो है, जी जी, उन्होंने कहा कि, और शर्मा बहन ने बोला कि हम लोग जो है कल गए थे और वहाँ पे भाई वो राजनीतिक चीजें हैं, उसमें भाई आप पक्ष, वो पक्ष, आप विपक्ष में हैं, तो वो सब तो देखिए वो भी एक, अब देखा जाए तो वो भी अपराधिक श्रेणी में आ गया। तो अपराध की श्रेणी के पहले तो हम ये पहले उसको जो है देख लें, तब जाकर के हम समाज में एक ऐसा मैसेज दें, ये अपराधी है। अपराधी हम किसी व्यक्ति को तब तक नहीं बोल सकते। और दूसरी चीज ये है, देखिए, शासन प्रशासन किसी के घर घर जाकर के रखवाली नहीं कर सकता, ये भी एक सच्चाई है जी। किसी के घर घर बैठ करके किसी की रखवाली नहीं की जा सकती है। हमें खुद पे अवेयर होना पड़ेगा, खुद जागरूक होना पड़ेगा, माँ बाप की बात माननी पड़ेगी, माँ बाप को शिक्षा देनी पड़ेगी अपने बच्चों को कि हम जब निकलें, जी जी, हमारी बहन बेटियां जब घर से निकलें तो एक ऐसे पोशाक में निकलें कि जो है अपराध जो है करने के लिए 1000 बार वह व्यक्ति सोचे, क्या यह व्यक्ति, ये बहन या है बेटी उस अपराधी की। क्या होता है कि जब हम, देखिए ये बात हरदम रही है, हम संस्कृति के प्रदेश में रहते हैं, हम भारत देश में रहते हैं,
हमारे लिए संस्कार संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम जब उस परिवेश में रहते हैं, हमने हरदम देखा होगा कि बोला जाता है भाई वो बहुत ही अच्छे घराने से हैं, लेकिन क्या अपराध वहाँ भी होता है? जी। कई बार ऐसा होता है कि हम गलत तरह के कपड़े पहन के जाते हैं तो अपराध होता है, जी। हम प्रवोक करते हैं लोग, वो भी अपराध की श्रेणी में आता। तो हम कहीं ना कहीं समाज, जैसे कि हम राजनीतिक विचारधाराओं से हट के अगर हम बात करें जी, तो सामाजिक लोगों को चाहिए कि हम लोगों को जागरूक करें, जी। माताओं बहनों को जागरूक करें कि इस तरह के कपड़ों का जो है आप। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से कैफ मंजूर जी जुड़े हुए हैं। कैफ जी, आप देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश में लगातार सीबीआई, ईडी, आईटी की रेड हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे यहाँ अपराध बढ़ रहे हैं, उसके कारण ये लोग लगातार हमारे यहाँ इनकी धमक वो हो रही है, रेड हो रही है, या राजनीति कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है? क्या मानते हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका बुलाने के लिए। जी और हमारे बाजू में अग्रवाल साहब बैठे हैं, हमारे आदरणीय जी। तोमर भैया। देखिए, अगर आप सत्ताधारी पार्टी से वर्तमान में राज्य में सत्ता में हैं जी और केंद्र में सत्ता चाहिए तो आप पर दबाव बनाएगा, ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। और अपराध के लिए यहाँ पर अच्छा नहीं, वो उधर अच्छा नहीं, ये हकीकत है। और जैसे बीते दिनों कई सच भी होते हैं, जैसे एक मैडम थी, वो बहुत चर्चे थे उनके, जिनकी शायद मैंने सुना है कि एक आध बार साड़ी भी बहुत दूर से धुल के आती थी उनकी, तो वो भी शायद जेल की हवा फाँक रही हैं। एक और थे जो सीएम साहब जिनके साथ केक काटा करते थे, आज वो भी जेल में हैं। और भी बहुत सारे कई लोग ऐसे जेल में हैं। तो अगर कोई गलत है तो उसके साथ सही है, मगर कई लोगों को अगर राजनीतिक बकरा बनाया जा रहा है तो मेरे ख्याल से वो सही नहीं है। हमारे साथ सिविल सोसाइटी से शकील साजिद जी जुड़े हुए हैं। शकील जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है ये जो अपराध बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव भी है प्रशासन के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर, जो कार्रवाई पूरी नहीं हो पा रही है, सजा नहीं मिल पा रही है लोगों को, या अपराध बढ़ रहे हैं, इसके क्या कारण है, जरा बताएं हमें इस बारे में। बिल्कुल सही बात कही तुमने अभिनीत, इसमें कोई शक नहीं है। जिस पार्टी का शासन रहता है उस पार्टी के लोग कुछ ज्यादा निरंकुश हो जाते हैं और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। दुर्भाग्य से पूरे देश में एक जो दूसरी बात चल रही है, जिनके पीछे जिनको मैं अपराधों का बहुत अहम कारण मान रहा हूं, वो है कि हर अपराध को आजकल, हर अन्याय को आजकल धर्म, जात और भाषा से जोड़कर देखा जाने लगा है। हम अपने समाज के शराबी लोगों का भी सम्मान करने लगे हैं, हम अपने समाज के बलात्कारी लोगों का भी सम्मान करने लगे हैं। हम मणिपुर की घटना जो कुकी समुदाय की महिलाओं के साथ हुई, मैतेई समुदाय के लोग उसमें जिम्मेदार थे ऐसा बताया जा रहा है, और कई बार मैतेई समाज के लोगों से दुर्व्यवहार किया गया। तो हम लोग इसको आज तक वहां पर किसी का कोई कमेंट नहीं आया है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम महिलाओं को प्रताड़ित करके, महिलाओं की बेइज्जती करके, महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार करके पूरे विश्व में या पूरे देश में क्या संदेश देना चाह रहे हैं। यहाँ पे राजीव भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि नशा बंद होना चाहिए। पूरी शराबबंदी शायद कुछ सांस्कृतिक वजहों से सरगुजा या बस्तर में संभव नहीं है, ये भी हम मानते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। या सिर्फ शराब पीने वाले अपराध कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। सूखा नशा आज के दौर में छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को भी सचेत रहना चाहिए। यहाँ मौजूद है कुछ लोग चले गए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मंदिर हौसौद में रक्षाबंधन के दिन जो 2 बच्चों के साथ जो दुष्कर्म हुआ, उसका मुख्य अपराधी वहां के भाजपा मंडल अध्यक्ष का बेटा है। 10 सालों से वो आदतन अपराधी है, आज तक पार्टी ने कुछ भी नहीं कहा, उसे अपने पद से नहीं हटाया। मेरी जानकारी के अनुसार भानु प्रतापपुर में इकलौता चुनाव होता है, 90 चुनाव में आपसे प्रत्याशी चयन में थोड़ी सी गलती हो सकती है। भानु प्रतापपुर में इकलौता चुनाव होता है, उपचुनाव रहता है, वहां के प्रत्याशी जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं उन पे दुष्कर्म का एक आरोप उनकी खुद की सरकार के जमाने में झारखंड में जो सीएम थे रघुवर दास जी अभी आए थे कुछ दिनों पूर्व, उनके शासनकाल में लगता है। हम अगर अभी हाल ही में हम लोगों ने और देखा, एक राजनीतिक पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष
एक किसान को धमका रहा था, शासन की पार्टी थी, ब्लॉक अध्यक्ष किसान को धमका रहा था और ये बोल रहा था कि अगर आप अपनी जमीन मुझे नहीं बेचोगे तो मैं आपसे फला कर दूंगा, फला कर दूंगा। अभी नेता प्रतिपक्ष, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के बेटे पे अगर इस तरह का आरोप लग रहा है और उस पे उस पार्टी के लोगों की चुप्पी है, तो हम ये मान सकते हैं शासन के लोगों की तरफ से भी लगातार ये हो रहा है। बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी से जो हमारे साथी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो 2 लोग आज जेल में हैं, मैं उनसे थोड़ा सा असहमत हूं। ये 2 लोग आज के अधिकारी नहीं हैं, ये 2 लोग 15 साल के अधिकारी हैं। एक तो 15 साल के महासमुंद के चर्चित नेता हैं, वो चर्चित नेता जो प्रथम मुख्यमंत्री के भी खास थे, वो चर्चित नेता जो 15 साल के मुख्यमंत्री के भी खास थे और हमारे एक बेहद विकास पुरुष मंत्री के भी वो खास रहे। तो आप ये कह सकते हैं समय बदला, सरकार बदली, वो इस सरकार के खास हो गए। मेरा कहने का मतलब है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको शासन और विपक्ष के लोग जानते हैं कि ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इन लोगों से दूर रहना चाहिए, लेकिन अपने निजी फायदे, अपने रौब, अपनी शासन को समर्थन देने के लिए वो इस तरह के लोगों को बढ़ाते हैं। राजीव जी, अपराध से जुड़े मामले पर हमने आज बात की कार्यक्रम में और क्राइम ग्राफ को हर तरीके से, हर एंगल से जाना। तो बीजेपी का इस बार चुनावी मुद्दे में अपराध की रोकथाम के लिए क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, हमारे अब तो पाटन के प्रत्याशी भी हो गए विजय बघेल जी, जी, उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश का दौरा कर रही है जी, संकल्प पत्र को मनाने के लिए। जी, और उसमें सामाजिक लोगों से भी भेंट मुलाकात हो रही है, व्यापारियों से, हर वर्ग से हम लोग भेंट मुलाकात कर रहे हैं। और उसमें जितने भी उनके अच्छे सुझाव आएंगे वो उसमें रखे जाएंगे। और बीजेपी का केवल घोषणा पत्र नहीं होता, वो संकल्प पत्र होता है। जी, दूसरी ओर निश्चित रूप से ये जो सामाजिक बुराई बढ़ता जा रहा है, सूखा नशा, इस पे अंकुश लगाया जाएगा। जी, दूसरा, शराब में यदि कोचियागिरी बंद हो जाए, जी, शराब में यदि अवैध शराब बिकना बंद हो जाए, जी, तो मैं समझता हूं कि शराब में काफी कंट्रोल आ जाएगा। और जो हमारा आज युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, उसमें भी काफी सख्ती से उसको दबाया जा सकेगा। कैफ मंजूर जी, जरा हमें बताएं कि ये जो आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं। मैं आप पहले राजीव साहब के जवाब जी, दे दूं। बता दो। वो कह रहे हैं कि नजरें ठीक होनी चाहिए और कप वस्त्र चाहे के जैसा पहने। नहीं, ये पर्सनल व्यूज हैं, ये ऑन उससे नहीं है। नहीं, मैं जो उन्होंने जी, कहा जी, मैं हाँ, जवाब दे रहा अपने हूँ। बात तो personal तोमर view। साहब की थी, मुझे जी, पता है, जी। मगर मैं इसलिए कह रहा हूँ जो अभी जिस बात का उन्होंने जिक्र किया जस्ट 1 मिनट पहले, जी। मंदिर असोद में जिन बहनों के साथ वो कृत्य हुआ, उनके तो वस्त्र भी ठीक थे। या आपके इस कार्यक्रम स्थल से महज 50-60 मीटर की दूरी पर एक 8 साल की बच्ची के साथ जो हुआ, आपको शायद जानकारी हो, दुर्गा यादव, मैं मेरी पूरी टीम लगी हुई थी, मैं खुद गया था और मैं 8 दिन यहीं रहा। तो उसके भी तो वस्त्र ठीक थे। कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं। मैं तो भी बीच में जेल भी होकर आया हूँ। हमारे 12, 13, 14 साल के भाई, वो नशा करने के बाद हो जाते हैं सेंसा, तो बाकी हमारे भाई ही हैं। मैंने उनकी हालत देखी है कि बहुत बुरी दुर्दशा है। और अगर कहीं ना कहीं जब सूखे नशे की बात हुई, गीले नशे की बात हुई, अगर वो थोड़ा दूर हो जाए उससे, तो हमारा समाज फिर सुधार के रूप में चल सकता है। इसके लिए प्रयास क्या होने चाहिए कैफ जी, वो बताएं। प्रयास जैसे अभी अग्रवाल साहब ने ही कहा, और मैं उन्हीं की बात को रिपीट करूंगा और उनकी बात का समर्थन भी करूंगा, वो पार्टी से ऊपर उठ करके भी। क्योंकि आज आप किसी भी पान की दुकान में देख लो तो सूखा भी नशा मिल रहा है, गीला भी नशा मिल रहा है। अगर व्यक्ति को नशा ना मिले कहीं ना कहीं तो उससे दूर हो सकता है। और छत्तीसगढ़ में जहां तक मुझे जानकारी है, नशा मुक्ति केंद्र बहुत कम है। यूपी के मुकाबले, हरियाणा के मुकाबले, मैंने जब एक दो जगह पढ़ा है, तो वो नशा मुक्ति केंद्र बढ़ने चाहिए। और कहीं ना कहीं जो ये नशीली टारगेट जो चला रहे हैं, नशीली रैकेट जो चला रहे हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अभी उड़ीसा के और कई बॉर्डरों से हमारे जो वो लाते हैं गांजा या जहरीली शराब वगैरह कुछ लाते हैं, उन पर भी जब कार्रवाई होगी तो कहीं ना कहीं जब आएगा ही नहीं तो बिकेगा क्या, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और रायपुर को जब चाकूपुर में तब्दील किया गया तो मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, कज़न हैं, जिनको जांग में चाकू लगा मगर उनके आज तक अपराधी नहीं पाए गए। अभी आपको ये देख लो, सड्डू वाला मामला,
क्या हुआ, उसका आज तक अपराधी नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि रायपुर ही रहना, तो चाकूपुर ना बनाए। धन्यवाद कैफ जी। वीरेंद्र सिंह तोमर जी, आप करणी सेना से जुड़े हुए हैं, तो करणी सेना का क्या प्रयास रहता है? काफी युवा वर्ग, जो एक बड़ा युवा वर्ग है, वो आप लोगों से जुड़ा हुआ है, तो कभी ऐसा करणी सेना का कुछ ऐसा प्रयास रहता है जिससे नशे की लत ना लगे बच्चों को और अपराध के रास्ते पे ना जाए युवा? जी देखिए, पूरे देश के अंदर में जी करणी सेना युवाओं के लिए बहुत ही ऐसे जागरूकता वाले कार्य कर रही है। जी ऐसे बहुत सारे हम जो है कैंपेनिंग करते हैं जी जिसमें बताया जाता है कि भाई नशा से दूर रहें, सुरक्षा के लिए महिलाओं को जो है हर तरह की ऐसी कैंपेनिंग करके उनको जो है सुरक्षा, अपनी सुरक्षा कैसे हो, उनको सुरक्षा के लिए दांव पेच बताए जाते हैं, जी उस भाषा में बताएं जी तो ऐसे पूरे देश में इस तरह के कार्य चल रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग धर्म से युवाओं को जोड़ रहे हैं। जी जैसे आपने देखा होगा, हम खान गंगा महाआरती करवाते जी। हैं, हर माह की पूर्णिमा को हमारी आरती होती है। जी अब महादेव घाट में वो बहुत ही दिव्य आयोजन होता है बनारस की तर्ज पर, वहाँ ब्राह्मण खड़े होते हैं और हजारों की संख्या में युवा आते हैं। जी माताएं बहनें, आप देखेंगे बूढ़ी बूढ़ी माताएं बहनें वहाँ पहुँच करके उस आरती का जिस तरह से आनंद लेते हैं और जिस तरह से उसकी तारीफ करते हैं। जी। देखिए, और हमारा उद्देश्य यही है कि अगर हमारे युवाओं को उनको जो है शिक्षा देनी, जागरूक करना है, तो इस तरह के धार्मिक आयोजन करवा करके, जैसे अभी छठ का आयोजन हमारा होने वाला है, तो युवा उसमें जुड़ते हैं और उनको बताया जाता है। जैसे अब आप देखते होंगे, अभी गणेश का दिन चल रहा है, जी जो नॉनवेज खाने वाले लोग हैं वो नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, जी जी जो नशा करने वाले लोग नशा नहीं करेंगे। जी नवरात्रि का दिन आएगा, नशा नहीं करेंगे। क्यों भाई? ऐसा कौन सा दिन है? आप जो है वह कार्य तो आप ध्यान देंगे। मैं इस बात को हरदम बोलता हूँ, उपवास रखने से, जो हम अन्न का उपवास करते हैं, हम नशे का उपवास करें। हम उपवास अन्न का उपवास करते हैं और मुंह में गुटखा दबाए रहते हैं। जी वो उपवास कैसा उपवास? देखिए, हम तो हरदम इस बात को बोलते हैं कि हमारे युवाओं को जब उपवास की बारी आए, हमें उपवास करना, 9 दिन का उपवास करना है, तो हमें गुटखे का त्याग करना चाहिए। 9 दिन हमें गुटखा नहीं खाना है, 9 दिन हमें सिगरेट नहीं पीनी है, 9 दिन हमें तंबाकू नहीं खाना है। जिस दिन हमारे युवा साथियों को हमने यहाँ तक पहुँचा दिया, तो निश्चित रूप से नशा भी रुकेगा और क्राइम भी रुकेगा। धन्यवाद वीरेंद्र जी। सुभाष जी, कार्यक्रम को मैं अंतिम उस पर लाता हूँ और आपसे जानना चाहूँगा, आपने पूरी परिचर्चा को सुना और आपको क्या लग रहा है, प्रदेश की जो हमारी आज की स्थिति है, बढ़ता अपराध का जो ग्राफ है, उसे किस प्रकार एक रोकथाम लाना चाहिए, या कोई भी राजनीतिक दल हो उसे इसकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास करने चाहिए? अभी बहुत सारे कारण यहाँ पे गिनाए जा रहे थे जी और राजीव जी ने अच्छी बात कही जी कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में एक पहल हुई कि जिस तरह से शराब बिक रही थी प्राइवेट सेक्टर में, उसको सरकारी किया गया और ये जो कोचिए बेच रहे थे उसको नियंत्रित करने की कोशिश की गई और 3,500 की आबादी पर दुकान ना रहे, इसके प्रयास किए गए। उसी पॉलिसी को इस सरकार ने भी अडॉप्ट किया और कहा कि शराबबंदी तो हम नहीं कर सकते, या करेंगे, कोशिश करेंगे, हम लोगों को जागरूक करेंगे, ऐसा इस सरकार ने कहा। हम देखते हैं कि सरकार का रेवेन्यू का एक बड़ा भाग इसी से आता है, इसीलिए बहुत सारी सरकारें कहती तो हैं पर वो कर नहीं पाती, और जिन सरकारों ने किया वो देखती कि वहां पर भी अवैध शराब जो है वो बिक रही है। सवाल ये है कि हम शराब को लेकर बातचीत कर रहे हैं, वो एक तरह का लोगों को हो सकता है कि सदियों से वो एक तरह का नशा कर रहे हैं। कोई भी चीज जब अतिरेक में होती है, चाहे वो धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे संप्रदाय हो, चाहे शराब हो, चाहे कोई नशा हो, वो सब तरह से घातक है। अगर मैं कई बार ये सवाल पूछता हूं कि अगर शराब इतनी ही बुरी है तो सेना में उसको सस्ते दर में दिलाने की व्यवस्था क्यों है? सारे बड़े क्लब, सारे 5 स्टार होटल, क्या शराब पी के ही लोग इस तरह के आचरण करते हैं? दरअसल हम एक सिविल सोसाइटी नहीं बना पा रहे हैं। हम लोगों को वो आचरण करना नहीं सिखा रहे हैं कि स्त्री की ना का मतलब ना होता है। अगर किसी को तेज आवाज में बोलना से तकलीफ होती है, अब मैं विदेशों में, अभी मैं पिछले दिनों सुभाष की बात मैंने ऑस्ट्रेलिया से की थी, तो मैं वाइनरी में गया था, तो एक जगह मैं जाके देख रहा हूं कि 100 से ज्यादा वाइनरी हैं, पर वहां लोग बच्चों को भी लेके आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, जैसे बगीचे में ले जाते हैं, पर वहां कोई आदमी पूरे देश में बदतमीजी करते नहीं मिला, जबकि शराब इस कदर बिक रही थी, बिकती है कि लोगों को मालूम है इसके पीने की तमीज क्या है। तो आज हमने शासन और सुरक्षा के बीच एक बैलेंस इक्वेशन, आप सभी हमारे बीच शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।